स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और आज जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है इवैपोरेशन। और इस टॉपिक के अंदर आज हम सीखेंगे कि इवैपोरेशन होता क्या है, किस प्रोसेस को इवैपोरेशन कहते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवैपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने का मतलब यहाँ पर हमारा ये है कि इवैपोरेशन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर इवैपोरेशन रेट को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इवैपोरेशन समझना होता है। तो कोई सा भी लिक्विड वेपर और गैस में दो तरीके से चेंज हो सकता है। पहला अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, जैसे वाटर है तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी कोई सा भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सकता है और गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। जो हमारे वेट क्लॉथ्स होते हैं, गीले कपड़े, उनको जब हम ड्राई करने के लिए डालते हैं तो कितना भी टेम्परेचर हो, विंटर में टेम्परेचर क्या होता है 18 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, लेकिन तब भी क्लॉथ ड्राई होते हैं। या फिर समर की बात करें हम, समर में टेम्परेचर 45 हो जाता है, 48 हो जाता है, तब भी क्लॉथ्स क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। तो उस टाइम का टेम्परेचर 100 नहीं हुआ, तो उस टाइम पे जो क्लॉथ्स में वाटर प्रेजेंट था, वाटर कहाँ गया, वो वाटर क्या हो गया, इवैपोरेट हो गया। इसी तरीके से हम क्लाउड का फॉर्मेशन बोल सकते हैं कि नॉर्मली टेम्परेचर कितना हो सकता है मैक्सिमम किसी भी अर्थ पे किसी भी कंट्री का 55, मैक्सिमम 50, लेकिन तब भी क्लाउड फॉर्म होते हैं। क्लाउड कैसे फॉर्म होता है, जब वाटर इवैपोरेट होता है, इवैपोरेट होकर क्लाउड फॉर्म करता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सी वाटर से सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। सी वाटर के साइड में हम क्या करते हैं, फील्ड बना देते हैं, वहाँ पर सी वाटर को फिल कर देते हैं। तो सनलाइट से क्या होता है, वहाँ पर जो वाटर है इवैपोरेट हो जाता, सॉल्ट नीचे रह जाता, तब भी टेम्परेचर कितना होगा 50, 45, 40, टेम्परेचर 100 नहीं हुआ होगा। तो ये सारे ऐसे एविडेंस है यहाँ पर ये जस्टिफाई होगा कि जो इवैपोरेशन है अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी होता है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या होगा इवैपोरेशन का, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू वेपर और गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवैपोरेशन। किसी भी लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वेपर और गैस में कन्वर्ट होना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इवैपोरेशन। ठीक, आगे देखते हैं। इवैपोरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। जो किसी भी लिक्विड का इवैपोरेशन है वो रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि विंटर में टेम्परेचर 18-20 डिग्री सेल्सियस होता है, तब भी क्लॉथ्स क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। अब क्लॉथ्स ड्राई हो रहे हैं तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर क्या हुआ होगा, इवैपोरेट हुआ होगा। और रूम टेम्परेचर क्या होता है 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है, स्टैंडर्ड 25 सपोज करते हैं। ठीक, तो जो इवैपोरेशन ऑफ वाटर है वो रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पर भी हो सकता है। लेकिन आगे पॉइंट है, दो इट इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर्स। तो जो रेट ऑफ इवैपोरेशन है वो टेम्परेचर ज़्यादा होने पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, मीन्स हाई टेम्परेचर पर रेट ऑफ इवैपोरेशन फास्ट होगा। इसका एग्जांपल कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, हम क्लॉथ्स को हम ड्राई करने के लिए डाल रहे हैं तो समर में क्लॉथ्स जल्दी ड्राई हो जाते हैं और विंटर में क्लॉथ्स थोड़ा टाइम लेके ड्राई होते हैं। क्यों, बिकॉज विंटर में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है तो वाटर का इवैपोरेट होने का रेट थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन समर में टेम्परेचर क्या होता है 40-45 डिग्री सेल्सियस, तो क्लॉथ्स बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो रेट ऑफ इवैपोरेशन चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवैपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक, whatever be the temperature at which evaporation takes place, the latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid changes into vapor or gas. अब एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई सा भी टेम्परेचर हो, कितना भी टेम्परेचर हो, लेकिन जब भी कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा, और जब भी किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज होता है तो हमें सप्लाई करना होता है लेटेंट हीट। ठीक,
इस केस में क्या है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा, वेपर में कन्वर्ट हो रहा, तो यहाँ पर हमें सप्लाई करना पड़ेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सब्सटेंस कहाँ से पिक करेगा, अपने सराउंडिंग से पिक करेगा, उसके सराउंडिंग में जो भी रहेगा वहीं से वो सब्सटेंस क्या कर लेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पिक कर लेगा। ठीक, तो ध्यान रखना, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, जब भी कोई भी लिक्विड वेपराइज होगा या इवोपरेट होगा तो उसे हमेशा चाहिए होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एग्जांपल है वेट क्लॉथ ड्राई ड्यू टू इवोपरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम। हमने एग्जांपल दिया, जो वेट क्लॉथ है इसलिए ड्राई होते हैं बिकॉज उसमें जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। ठीक, आप देखेंगे हम बेटा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इवोपरेशन अफेक्ट होता है। तो अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। तो पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने से इवोपरेशन चेंज होगा। सेकंड है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में हम सीखेंगे क्या होता है। थर्ड है ह्यूमिडिटी, फोर्थ है विंड स्पीड। तो अभी हाल के लिए आप इन चारों फैक्टर्स को नोट कर लो, उसके बाद हम डिटेल में एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। अब हम एक एक करके इन फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे जो रेट ऑफ इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। तो यहाँ पर द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बोल सकते हैं हम रेट ऑफ इवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, टेम्परेचर इंक्रीज करे तो ये भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करे तो ये भी डिक्रीज करेगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मली हमने क्या देखा है कि जब हम क्लॉथ्स को ड्राई होने के लिए समर के टाइम पर डालते हैं तो समर के टाइम पे क्लॉथ्स बहुत इजीली और बहुत जल्दी 1 और 2 आवर में ड्राई हो जाते हैं। लेकिन वही क्लॉथ्स यदि हम उनको ड्राई करने के लिए डालें विंटर के टाइम पर तो उन क्लॉथ्स को ड्राई होने के लिए 4 आवर, 5 आवर और 6 आवर का टाइम लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, अब जरा समझते हैं। समर के टाइम पर होता क्या है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, नॉर्मली 40-45 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। लेकिन विंटर के टाइम पर क्या होता है, टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 16, 17 इस रेंज में टेम्परेचर होता है। तो विंटर में क्या है, टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम है, तो क्लॉथ्स को ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्लॉथ्स के ड्राई होने का टाइम बढ़ जाएगा। और समर में क्या है, रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा है बिकॉज टेम्परेचर क्या है 45 है, 46 है या 40 है, तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो क्लॉथ्स क्या हो जाएंगे, जल्दी ड्राई हो जाएंगे। ठीक, अब सेकेंड फैक्टर देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो सरफेस एरिया का मतलब पहले समझते हैं कि लिक्विड का वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में हो या लिक्विड का वो सरफेस जो डायरेक्टली सनलाइट के या लाइट के कांटेक्ट में हो, उसे बोलते हैं हम सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम सपोज करो कोई बेडशीट है अपने पास, या हमने इसको फोल्ड नहीं किया, ऐसे पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये इतना पूरा एरिया एयर के कांटेक्ट में है, इसको हम ड्राई होने के लिए सनलाइट में डालेंगे तो सनलाइट के कांटेक्ट में है। ठीक, लेकिन इसको मैं फोल्ड कर दूं, ऐसे फोल्ड करके पकड़ूं तो अब मैं क्या बोलूंगा, इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। केवल अब इतना ही एरिया एयर के कांटेक्ट में आ गया, फिर सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा, तो अब बोलेंगे कि इसका सरफेस एरिया डायरेक्टली कांटेक्ट विद एयर और सनलाइट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक, तो सरफेस एरिया का मतलब है कि लिक्विड का वो सरफेस जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में या डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में। अब देखते हैं यहाँ पर रेट ऑफ इवोपरेशन सरफेस एरिया कैसे रिलेट करता है। द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब क्या है, यदि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नीचे रेट ऑफ इवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा, कम होगा। अब इसको एक एग्जांपल से जस्टिफाई करते हैं। इफ द सेम
वाटर इज कैप्ड इन ए टेस्ट ट्यूब एंड इन ए चाइना डिश। मतलब हमें करना क्या है कि सिमिलर अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सिमिलर अमाउंट ऑफ वाटर या सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाइना डिश में लेना और टेस्ट ट्यूब में लेना। फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब में हमने 10 ग्राम वाटर लिया और चाइना डिश में हमने क्या लिया 10 ग्राम वाटर। अब दोनों को हमने क्या किया, सनलाइट के डायरेक्टली कांटेक्ट में इक्वल टाइम पे रख दिया। सपोज करो 2 आवर्स के लिए इसको रख दिया, 2 आवर्स के लिए इसको रख दिया, ठीक। तो 2 आवर्स बाद हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में जितना वाटर बचेगा उसका वेट करेंगे, इस चाइना डिश में जितना वाटर बचेगा उसका वेट करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब वाला वाटर है वो वाटर ज़्यादा है, ये वाला वाटर क्या होगा कम। फॉर एग्जांपल ये वाटर 8 ग्राम होगा तो ये वाटर क्या होगा 7 ग्राम होगा, 6 ग्राम होगा या फिर 5 ग्राम होगा, लेकिन ये जो अमाउंट है ये 8 ग्राम से क्या होगा कम होगा, ठीक। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इस वाले केस में देखें तो ये इतना ज़्यादा सरफेस एरिया है या पूरा इतना सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसमें इवापोरेशन क्या होगा ज़्यादा होगा। इसका सरफेस एरिया क्या है कम है तो इसमें इवापोरेशन क्या होगा कम होगा। जब इसमें इवापोरेशन कम होगा तो वाटर कम लॉस होगा, इसमें इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं क्या लिखा होगा, the same amount of water is kept in a test tube and in a china dish, then the water kept in the china dish will evaporate more rapidly, means china dish का वाटर क्या होगा ज़्यादा तेजी से evaporate होगा और ये वाटर क्या होगा थोड़ा सा टाइम लेके evaporate होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वाटर ज़्यादा तेजी से evaporate हो रहा कौन सा नहीं evaporate हो रहा, तो वही अमाउंट वही प्रोसीजर है कि 2 आवर्स के लिए हम क्या करेंगे सनलाइट में रखेंगे और 2 आवर्स के बाद हम क्या करेंगे इसमें जितना वाटर होगा उसको चेक कर लेंगे, इसमें जितना वाटर होगा उसको चेक कर लेंगे, तो देखेंगे कि इसमें वाटर ज़्यादा है इसमें वाटर क्या है कम है। अब इसमें कम होने का मतलब क्या है, इसमें वाटर ज़्यादा इवापोरेट हो गया, ठीक। इसके बहुत और डेली लाइफ के एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। जब भी हम क्लॉथ्स को ड्राई होने के लिए डालते हैं तो हम क्या करते हैं क्लॉथ्स को स्प्रेड करके डालते हैं ऐसे। सपोज करें बेड शीट है, इसको हम वॉश धुलने के बाद क्लीनिंग के बाद इसको वॉश ड्राई होने के लिए डालते हैं, ठीक। तो अभी क्या है जब भी हम बेड शीट या जो भी हमारे पास क्लॉथ्स हैं उनको जब भी ड्राई करने के लिए डालते हैं हम तो उसको स्प्रेड करके डालते हैं। स्प्रेड करके डालने से होता क्या है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा और रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ने से क्या होगा वो क्लॉथ्स क्या हो जाएंगे जल्दी ड्राई हो जाएंगे। सपोज करो हम सेम बेडशीट का से फोल्ड करके डालें तो फिर क्या होगा इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो इन क्लॉथ्स को इस बेडशीट को ड्राई होने के ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के 2 फैक्टर और कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।